Hello students, today the second part of Nazism and the rise of Hitler आज हम पढ़ेंगे। So फर्स्ट पार्ट में हमने जो पढ़ा था उसको हम फिर से रिकैप करते हैं। आइए हम देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था। तो मैंने आपको बताया था एलाइज कंट्रीज एंड एक्सिस पावर, एक्सिस पावर एंड एलाइज पावर। एलाइज पावर में कौन कौन से देश आते हैं ये आपको मैंने बताया था। इसमें था ब्रिटेन, फ्रांस, उसके बाद में यूएसए भी उसमें जुड़ गया था। एक्सेस पावर में था जापान, जर्मनी इसके सेंटर में है, उसके बाद इटली है, तो टर्की भी है इसमें। तो मैंने पिछली बार आपको बताया था, लिखा था। इस दोनों पावर के आने का मेन रीज़न क्या है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहाँ से शुरू हुआ? मैंने आपको बताया 1914 टू 1918, 1914 टू 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। अब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन कौन से कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया ये मैंने आपको बताया था। इसमें सबसे पहले तो जर्मनी वाज द मेन रीज़न। जर्मनी के कारण ही ये युद्ध शुरू हुआ था और जर्मनी ने बेल्जियम पर और फ्रांस पर आक्रमण किया था। तो इस आक्रमण में जर्मनी की जीत के बाद 1917 में अमेरिका ने इस पे पार्टिसिपेट किया, या अमेरिका भी आके एलाइज, इसीलिए एलाइज जुड़ गया। तो उसके बाद जर्मनी को हराया। तो 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एलाइज कंट्री की जीत हुई। तो इस बर्बरता पूर्ण आक्रमण के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। तो जर्मनी में बहुत क्रूरता के साथ में, जिप्सी के साथ, या पोलैंड जो उसका पड़ोसी देश है। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इस जर्मनी के। जर्मनी का एक इम्पॉर्टेंट नेबरिंग कंट्री है फ्रांस। जर्मनी के साथ ही है साउथ में ऑस्ट्रिया, जिसको कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले ही ऑस्ट्रिया यहाँ पर जुड़ा हुआ था, तो ऑस्ट्रिया है। और उसके बाद आता है इटली, इसके पास में है, और लिथुआनिया है, डेनमार्क है। तो पोलैंड उसका बहुत ही क्लोज नेबर है। इस तरह से जो नेबरिंग कंट्रीज़ है, नीदरलैंड है और स्लोवाकिया है, हंगरी है, ये सब नेबरिंग कंट्रीज़ पर जर्मनी आक्रमण करके, जर्मनी बहुत ही शक्तिशाली देश था, ताकतवर देश था। तो इस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात के बाद में मैंने बताया कि दे फॉर्म ए रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या होता है? जहाँ पर पार्लियामेंट, द रूल वाज विथ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेटिक रूल के अंतर्गत रिपब्लिक बनाया गया, वेमिर रिपब्लिक। वहाँ पर जर्मन पार्लियामेंट को राइक्सटैग कहा जाता है। राइक्सटैग में जर्मन पार्लियामेंट बनाया गया और ये एक छोटी सी सरकार, जिसमें गठबंधन सरकार कहते हैं, गठबंधन सरकार, कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है? कोलिशन गवर्नमेंट में एक पार्टी अकेला रूल नहीं करती है, उसमें कई पार्टियां मिलकर रूल करती है। तो इस तरह से जर्मनी में जब वेइमर रिपब्लिक आया तो ये बहुत ही फ्रेजाइल था, क्योंकि वेइमर रिपब्लिक नया सा गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था और इस नए फॉर्म्ड गवर्नमेंट के ऊपर में जो जर्मनी की हार थी उसका जिम्मा इनको। उसके बाद में आपको मैंने बताया था कि एक वर्सलिस ट्रीटी हुआ था, वर्सलिस की संधि, वार्साई की संधि हिंदी में कहते हैं। वार्साई की संधि में जर्मनी को, जो जर्मनी की हार के बाद जर्मनी पर लड़ाई लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए एलाइज कंट्रीज़ ने जो जुर्माना लगाया था, जो कंपनसेशन किया था, इस कंपनसेशन के कारण जर्मनी को बहुत हर्जाना भरना पड़ा था। जर्मनी ने जिन जिन क्षेत्रों को अपने पड़ोसी देशों को जीता था वो सब उसे वापस करना पड़ा।
तो इस वापस करने में पोलैंड की बहुत सारी ज़मीन उनको वापस करनी पड़ी। इसी तरह से पॉपुलेशन वापस उनके कंट्री में चला गया। इस तरह से जो आयरन प्रोड्यूसिंग एरिया है वो भी उनके हाथ में चला गया। और कोल प्रोड्यूसिंग, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर मैंने मैप लगाया है, यहाँ पर एक राइन रिवर है, राइन रिवर और रूर रिवर। ये सब रिवर जो बेसिन्स है उस पर बहुत ज़्यादा मात्रा में मिनरल्स अवेलेबल है। ये मिनरल्स के जो माइंस थे ये भी उनको वापस फ्रांस को वापस करना पड़ा। तो इस तरह से जर्मनी की जो ताकत थी, जर्मनी के पास जो रिसोर्स था, वो सब इनके पास चला गया। तो ये थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार के बाद वाइमर जो रिपब्लिक बना था या शुरू किया था वो बहुत ही खस्ते में आ गई। उनको इन सब के हर जाने के कारण बहुत वीक हो गया। तो सब लोग उस पर उंगली उठाने लगे कि वाइमर रिपब्लिक वर्साई की संधि में अपना पक्ष नहीं रख पाया। उनकी कमज़ोरी के कारण, उनकी जिम्मेदारी में कमी के कारण जर्मनी को इस हार का सामना करना पड़ा। तो इस तरह से हार हुई। हार के बाद मैंने आपको बताया कि उनको बहुत सारे युद्ध का जो असर हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो सब झेलना पड़ा। उसके बाद मैंने आपको बताया वर्ल्ड 1923 में वॉर से जो रिपरेशन या जो हर्जाना चुकाना पड़ा था उसमें एक रूर वैली जो कोलफील्ड था वो वापस करना पड़ा था। तो कुछ वर्षों तक जर्मनी ने लोन लेकर ये अदा कर रहा था, लेकिन गोल्ड फील्ड सब कुछ वापस करने के बाद 1923 में उनकी हालत बहुत बुरी हो गई। मैंने बताया आपको कि वो बाद में नोट छापने लगे। उनका जो करेंसी था उसका नाम था मार्क। ये जो मार्क है इसकी वैल्यू $1 के बराबर होती थी। शुरू में तो 20,000 24,000 मार्क अगर वो छापेंगे तब जाके $1 के बराबर होता था। तो ये बढ़ते बढ़ते फिर बहुत ज़्यादा अमाउंट में उनको मार्क प्रिंट करना पड़ता था, नोट्स प्रिंट करने पड़ते थे। तो कहा जाता है कि एक पाव खरीदने के लिए मिलियन मार्क प्रिंट करना पड़ता था, जिसको कि वो बैलगाड़ी में लाद कर लाते। तो ये सब हमने देखा। तो ये थी ग्रेट डिप्रेशन का असर। पूरी नौकरियां सबकी चली गई थी। तो एक डिप्रेशन, मंदी का माहौल था। तो यहाँ पर उसके बाद आता है 1929 से 1932 तक का समय ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है। ग्रेट डिप्रेशन में अमेरिका ने जो 1923 में इनको मदद की थी, उसके बाद 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो शेयर मार्केट है उसका डाउन होने के साथ साथ अमेरिका ने जो मदद जर्मनी को, क्योंकि वॉर इंडेमनिटी में उन पर जो हर्जाना लगा था उस पर अमेरिका को दया आ गई थी, तो उन्होंने उनको मदद करने की ठानी थी। तो मदद जैसे कर रहा था तो इसी बीच ग्रेट डिप्रेशन आ गया। ग्रेट डिप्रेशन में अमेरिका की जो हालत है वो ख़राब हो गई, वहाँ पर फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, जिसके कारण जर्मनी को मदद करना इन लोगों ने बंद कर दिया, जिसके कारण जर्मनी को भी इसका नुकसान झेलना पड़ा। तो ये है ग्रेट डिप्रेशन। उसके बाद आता है रिपब्लिक का डिसमेंटल होना। जो वाइमर रिपब्लिक था वो भी ख़त्म। इसमें वाइमर रिपब्लिक के सपोर्टर्स मैंने आपको बताया कि इसमें डेमोक्रेट्स थे, सोशलिस्ट थे, कैथलिक्स थे, ये सब इसको सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जिस हालत में जर्मनी जा रही थी वाइमर रिपब्लिक बनने के बाद में, अब कम्युनिस्ट और दूसरी कंजर्वेटिव्स ये सब आगे आने लगे और इन लोगों के कारण
आपस में मतभेद हो गया। मतभेद के कारण जर्मनी में फिर से सत्ता वाइमर रिपब्लिक के हाथ से जाने लगी। मैंने आपको बताया गठबंधन सरकार जो कोलेशन गवर्नमेंट था, कोलेशन गवर्नमेंट के कारण वाइमर रिपब्लिक वीक हो गया और सत्ता में फिर से कंजर्वेटिव को या नाज़ी, अब हम देखेंगे नाज़ी क्या है, नाज़ी से रिलेटेड बातें करेंगे। अब तक हम देख रहे थे 29 से 32। राइज ऑफ हिटलर, हिटलर का उदय। तो आपको थोड़ा बहुत जर्मनी के बारे में पता चल गया। अब मैं आपको हिटलर के बारे में बताऊंगी। हिटलर ऑस्ट्रिया में जन्मा था, जो कि जर्मनी में ही है, उसके पास है, जर्मनी में कभी शामिल हो जाता है कभी आउट हो जाता है। तो ऑस्ट्रिया में जन्मा 1889 में इनका बर्थ हुआ था। बहुत ही गरीब परिवार में हिटलर का जन्म। हिटलर का पूरा नाम था एडोल्फ हिटलर। 1989 में जन्मे, वह गरीबी के कारण उन्होंने फ़ौज में अपना नाम लिखा दिया। फ़ौज में नाम लिखाने के बाद युद्ध 1914 से 19 तक हुए युद्ध में वो मैसेंजर के रूप में फ्रंट लाइन में काम करने के लिए रेडी हो गया। बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। इसके लिए उसे ही हैज़ वन द मेडल ऑल्सो, तमंगे कहते हैं उस समय दिया जाता था, तो उनको उसके लिए तमंगे मिले। उसके बाद उसके अंदर बहुत उन्होंने वेइमर रिपब्लिक पर हुए जो अत्याचार या वर्साय संधि में हुए अत्याचार का विरोध उसके मन में जागा और उन्होंने इसके बाद एक संगठन बनाया जो जर्मन वर्कर्स पार्टी के नाम से जाना जाता है। इस संगठन में नाम लिखा लिया। इसके बाद उसने धीरे से इस संगठन के बाद अपना एक पार्टी फॉर्म किया। उसका नाम था जर्मन नेशनल वर्कर्स पार्टी। जो जर्मनी में एक महत्वपूर्ण पार्टी बन गया और इसको नाज़ी कहा गया। नाज़ी पार्टी, नाज़ी पार्टी जर्मनी वर्ड है, नात्सनाल एक वर्ड है, जर्मन वर्ड है, उससे निकला नाजिज्म या नाज़ी, नेशनल जर्मन वर्कर्स पार्टी। अब इसका लीडर हो गया, उसने इस पार्टी को लीड किया और जर्मनी ने इसके बाद उन्होंने बावेरिया पर अटैक किया। लेकिन बावेरिया पर अटैक करने के बाद उसे बंदी बना दिया गया। फिर धीरे से 1923 की बात है, 1923 के बाद उसे बंदी बना दिया गया, फिर बाद में छोड़ दिया गया। इसके बाद उन्होंने एक प्रोपोगेंडा क्या होता है? नाज़ी प्रोपोगेंडा। नाज़ी प्रोपोगेंडा के अंतर्गत न्यूज़पेपर, फिल्म, सभी जगहों पर अपनी पार्टी और अपनी पार्टी का प्रचार किया। तो इसमें प्रचार की ज़रूरत क्या थी? क्योंकि जो जर्मनी का हार हुआ था और 29 में जो डिप्रेशन हुआ था, मंदी का काल आया था, उस समय बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी थी। तो उस समय जो परिस्थितियां थी, उस परिस्थिति में सिचुएशन को स्टैंड करने के लिए नाज़ी पार्टी या हिटलर ने बहुत धुआंधार प्रचार किया कि वो एक विश्वास कायम किया, लोगों के बीच में एक ट्रस्ट बनाने की कोशिश की कि आने वाले समय में वो सत्ता पर आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरियां दे पाएगा और जर्मनी को उसकी हार से या जर्मनी की स्थिति से उभार पाएगा। सो इन दिस वे जर्मनी में
राइक्सटैग में इलेक्शन हुआ। फर्स्ट इलेक्शन में उससे केवल 2.5 वोट मिले, लेकिन 1932 में जो इलेक्शन हुआ उसमें उसे 37% वोट मिला और इस 37% वोट के साथ वो सत्ता में आया। तो जर्मनी में नाजी जो पार्टी थी उसका जो लीडर एडोल्फ हिटलर था, हिटलर की जो ओरेटरशिप है, उसकी जो भाषण शैली है, वो सभी को प्रभावित करती थी। हिटलर बहुत अच्छा वक्ता था, वो जो बोलता था लोगों को विश्वास हो जाता था। तो उन्होंने सत्ता में आने के बाद लोगों की स्थिति सुधारने, उनके कंट्री के लिए बहुत बढ़िया काम करने और अच्छे नौकरियां दिलाने और गरीबी से उनको उभारने का वादा किया था। तो इस वादे करने के लिए उन्होंने सबसे पहले तो लोगों को एकजुट करने का, यूनिटी लाने की कोशिश की। यूनिटी के लिए उन्होंने जो छोटी मोटी पार्टियां थी सभी को ध्वस्त कर दिया और उसके बाद एक पार्टी रखा और इसमें बहुत बड़ी बड़ी रैलियां करने लगे, प्रदर्शन करने लगे। एक अलग ही स्टाइल था। उन्होंने एक झंडा इन्वेंट किया, लाल झंडे में स्वस्तिक का निशान ऐसे होता था, ये है स्वस्तिक जो उनके झंडे में होता था। इस तरह से बैनर और रैलियां करते थे और भारी संख्या में लोगों को जुटाते थे और उनकी तालियों की गड़गड़ाहट ऐसे होती थी कि सबको प्रभावित करता है, सबको तालियां बजाने के लिए कहते थे, वो गड़गड़ाहट से सब लोग उससे प्रभावित हो जाते थे। तो इस तरह से जर्मनी में एक मसीहा के रूप में, एक सेवियर के रूप में जर्मनी में हिटलर को देखा गया और उस समय ज़रूरत भी थी उनको, क्योंकि जिस स्थिति से वो जर्मनी गुजर रहा था तो एडोल्फ हिटलर ने पूरे लोगों को, सभी को ये वादा किया कि वो जर्मनी को इससे उभार देगा। अब आते हैं हम, ये है हिटलर की पर्सनल लाइफ या पर्सनालिटी के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम देखते हैं कि ये जो वेइमर रिपब्लिक था ये किस तरह से डिसमेंटल हो गया या इसको किस तरह से ख़त्म कर दिया। हिटलर जर्मनी में 1923 में, जनवरी 1923 में हिंडनबर्ग ने जर्मनी का चांसलर बना दिया एडोल्फ हिटलर को। चांसलर बनाने के बाद, चांसलर का पोस्ट जो होता है वो एक बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट होता है जर्मनी में, और उसको बनाने के बाद सबसे पहले नाजियों को, सारी दूसरी पार्टियों को ध्वस्त कर दिया, डिसमेंटल कर दिया और इस तरह से नाजी पार्टी केवल एक पार्टी रह गई और कंजर्वेटिव को उसमें ऐड कर दिया। कंजर्वेटिव को मिलाने के बाद सबसे पहला काम इन लोगों ने किया जो है कॉन्स्टिट्यूशनल, जो कॉन्स्टिट्यूशन पर चल रहा था, एक रिपब्लिक जो था उसे डिसमेंटल कर दिया, उसे ख़त्म कर दिया। संवैधानिक अधिकारों को साइडलाइन कर दिया और संवैधानिक अधिकारों को साइडलाइन करने के बाद अपनी तरह से एक, इसी बीच क्या हुआ, एक फायर, राइक्सटैग जो उनका संसद था वहाँ पर एक फायर एक्सीडेंट हुआ। फायर एक्सीडेंट में बहुत सारे पेपर्स जल गए थे। इसका फ़ायदा उठाकर एक फायर डिक्री पास किया गया फरवरी के महीने में। इस फायर डिक्री के अंतर्गत और भी कानूनी अधिकार उन लोगों ने अपने पास ले लिए और उनके जो कट्टर विरोधी थे, जैसे कम्युनिस्ट थे और जो दूसरे कट्टर विरोधी जिप्सी थे, जूस थे, इन सबको कॉन्सेंट्रेशन कैंपों में भेज दिया। अब ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप क्या है? कॉन्सेंट्रेशन कैंप वो होता है जहाँ पर पनिशमेंट दिया जाता है। पनिशमेंट के लिए चारों तरफ से बारबुड वायर से कैंप को घेरा जाता है और जिसमें से करंट पास किया जाता है। कहते हैं कि इस कॉन्सेंट्रेशन कैंपों में के पास ही एक फैक्ट्री होती थी जिसमें स्किन और बोन से, ह्यूमन स्किन यूज़ करके आइटम्स बनाए जाते थे। तो ये था हिटलर का रूल। तो इस तरह से 1930
आते आते अब ग्रेट डिप्रेशन का समय शुरू हो गया। तो ग्रेट डिप्रेशन के टाइम में इनको और भी ज़्यादा लोगों को सताने का मौका मिला, क्योंकि गरीबी की हालत एक तरफ चल रही थी तो दूसरी तरफ इन्होंने सारे अधिकार अपने हाथों में ले लिया। इकोनॉमी, आर्मी, प्रेस और सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म कर दिया। और जैसे आप जानते हैं, अगर अभिव्यक्ति के अधिकार को ले लिया जाए और आर्मी को ख़त्म कर दिया जाए और प्रेस को कोई अधिकार ना रहे तो उस देश की शासन व्यवस्था कैसी होगी। तो ऐसा एक शासन व्यवस्था उन्होंने इसके बाद में उन्होंने और भी अपने अधिकारों के साथ एक जो पुलिस ट्रूप था, उस ट्रूप में कुछ और दस्ते आगे और फॉर्म किए। उसमें हरी वर्दी वाले ट्रूप्स तो पहले से ही थे, उसमें गेस्टापो ट्रूप, सीक्रेट पुलिस और इसी तरह से सिक्योरिटी फोर्स और सभी तरह के ऐसे कुछ ट्रूप्स बनाए जिनको कि ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिए गए जिससे कि वो फ्रीली कुछ भी कर सकते थे, लोगों को सज़ा दे सकते थे। तो कॉन्सेंट्रेशन कैंप, गैस चैम्बर होता था, गैस चैम्बर में उनको धकेल दिया जाता था, तो बिना कानूनी कार्रवाई के उन्हें पनिशमेंट दे दिया जाता था। तो ये जो गेस्टापो थे और ये जो दूसरे ट्रूप्स थे, ये ट्रूप्स अपनी मनमर्जी से अब जर्मनी को चलाने लगे। उनके हाथ में पावर आ गया, सारा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ख़त्म कर दिया गया और इस तरह से पूरे वाइमीर जो गणराज्य था, जो एक छोटा सा रिपब्लिक था, उस रिपब्लिक के पावर को एडोल्फ हिटलर ने अपने हाथ में आने के बाद ख़त्म कर दिया। अब हम देखते हैं कि किस तरह से 1932 के बाद में एक रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया जर्मनी में। वो रिकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं हम। यहाँ पर एक हैज़लमेर शाक्त नाम का एक इकोनॉमिस्ट, उस इकोनॉमिस्ट के हाथ में जर्मनी हिटलर ने सत्ता दी, मीन्स उसका एडवाइज़र बन गया। इकोनॉमिस्ट था, अकाउंटेंट। तो इसने जर्मनी को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए जो एडवाइस दिए, उन्होंने क्या किया, हाईवेज बनाने के लिए हाईवेज बनाए और कुछ कंस्ट्रक्शन कंपनी स्टार्ट किया। उस कंस्ट्रक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट है वॉल्क्सवैगन। वॉल्क्सवैगन को फॉक्सवैगन बोलते हैं जर्मन की भाषा में, वी नहीं बोलते हैं, फॉक्सवैगन। फॉक्सवैगन नामक एक कंपनी, कार कंपनी जो बहुत आज भी फेमस है, आप जानते हैं ये जर्मनी में है, वो उन्होंने स्टार्ट किया और यहाँ पर 100% प्रोडक्शन, 100% एम्प्लॉयमेंट का वादा किया। इसके बाद जर्मनी की ताकत बढ़ गई। जर्मनी ने फिर से वही काम शुरू कर दिया, अपने पड़ोसी देशों पर आक्रमण करना। उन्होंने ऑस्ट्रिया को अपने आप में मिला दिया। वन मैन वन एम्परर एंड वन लीडर। ये उनका सपना था कि पूरे यूरोप को अपने अधिकार में लेके एक व्यक्ति, हिटलर
पूरे यूरोप को रूल करेगा। इसने फिर सडेनलैंड जो स्लोवाकिया में आता है उसको अपने में मिलाया और जो रूर वैली थी उसको भी अपने में मिलाकर रिसोर्स डेवलप करने के लिए अपने में मिला लिया। इसके बाद वर्ल्ड में उसकी ताकत और बढ़ गई, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब रशिया की तरफ चलते हैं। उन्होंने धीरे धीरे वेस्ट को और ईस्ट में ऑक्यूपाई करना, एशिया की तरफ भी बढ़ने की ठान ली। तो इस समय फ्रांस पर जब बम्बार्डिंग कर रहे थे तो ब्रिटेन पर इस हमले का प्रभाव पड़ा, तो ब्रिटेन ने इसमें शामिल हो गए, इस युद्ध में ब्रिटेन भी शामिल हो गया। ब्रिटेन के शामिल होने से जैसे ही ईस्ट में इन्होंने रशिया पर आक्रमण किया तो रशिया से सैनिकों ने इनको खदेड़ा और जर्मनी में बर्लिन तक ऑक्यूपाई कर लिया। जर्मनी के मेन बर्लिन जो उनका कैपिटल था वहाँ तक उनको खदेड़ा और वहाँ पर ऑक्यूपाई कर लिया। तब 1940 में जैसे ही वेस्ट की ओर आक्रमण किया, ब्रिटेन इसमें आया, तो जर्मनी ने जापान और इटली का साथ लिया। इटली का साथ लेने के बाद वहाँ पर एक पैक्ट पास किया गया जिसका नाम है ट्रिपेटाइट पैक्ट। एक समझौता, इस समझौते के अंतर्गत ये शक्तिशाली जापान और इटली, इन्होंने जर्मनी को ये पावर दिया कि जितने भी यूरोपियन देश को उन्होंने अपने कब्जे में किया है वहाँ पर एक पपेट गवर्नमेंट, एक कठपुतली सरकार स्थापित की जाए। तो इस तरह से जो कठपुतली सरकार थी वो काम कर रही थी, लेकिन जर्मनी अपना विस्तार की प्रक्रिया जारी रखा हुआ था। जैसे ही उसने ब्रिटेन पर हमला किया, ये उनकी एक बहुत बड़ी गलती थी। और एक साइड रशिया जिस पर उसने हमला किया, ये जर्मनी ने अपने समय में की, ये हिटलर की सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। इसके बाद जर्मनी ने इस हमले के बाद अगर हम आगे आते हैं तो देखते हैं कि जापान ने इंडो चाइना में आक्रमण किया और अपना बेस बना लिया। तो जापान भी जो विस्तारवादी नीति थी उसकी ओर बढ़ रहा था, एक्सपेंशन की ओर बढ़ रहा था और ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स अपने पास अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही जापान ने ईस्ट में आक्रमण शुरू किया और अपने बेस बनाने लगे, तो अमेरिका की तरफ भी उसकी दृष्टि पड़ी। 1940 के बाद 1941 में जो इंडो चाइना पर जो जापान ने आक्रमण किया था, उसके बाद हवाईन आइलैंड में जो अमेरिका पर उसकी दृष्टि गई। जैसे ही अमेरिका पर दृष्टि गई, अमेरिका नहीं चाहता था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद और एक वर्ल्ड वार में उसे जो पहला जो कष्ट उन्होंने झेला है या जितना लॉस उन्होंने झेला है, जितने लोग उनके मारे गए और जितनी संपत्ति का नुकसान हुआ, ऐसा कोई नुकसान सेकेंड वर्ल्ड वार में हो। तो वो नहीं चाहता था कि इसके में शामिल हो। लेकिन जैसे ही जापान ने इस तरफ प्रशांत महासागर में या पैसिफिक ओशन की तरफ कदम बढ़ाना शुरू किया, तो 1945 में अमेरिका में ने जापान में हिरोशिमा पर बम्बार्डिंग कर दी। तो ये थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान की हार और जर्मनी और सारे एक्सिस पावर दूरीय शक्तियों की हार हुई, क्योंकि ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ये सभी एक हो गए थे और इस समय तक एटम बम बनना शुरू हो गया था और इस एटम बम के द्वारा ये वॉर चला, जिसके कारण
जर्मनी को बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ा। जितने एरियाज़ उसने जीते थे वो सभी लोगों ने अपने अपने वापस ले लिए और जर्मनी को घुटने टिका दिए। तो ये थी सेकेंड वर्ल्ड वार से रिलेटेड, जिसे कि हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। नाजीज ज्यूस से क्यों हेट करते थे, या नाजी जर्मनी में लेडीज़ का क्या पोजीशन था, माँ को किस तरह से वो देखते थे, बच्चों को किस तरह से पालना है, ये वो कैसे सिखाते थे स्कूलों में, ये सब हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। शायद आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप इसको ज़रूर जानने की कोशिश कीजिए। ये एक कहानी की तरह आपको मैंने बताया है, शायद आपको समझ में आ गया होगा। स्टे एट होम इस समय बहुत ज़रूरी है कि आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और थोड़ा बहुत पढ़ते रहें। थैंक यू।